कभी सोचा है कि जब संसद या संविधान नहीं थे तब समाज खुद को कैसे चलाता था? इसका जवाब कानून के सबसे पुराने, सबसे बुनियादी स्रोत में छिपा है, रीति रिवाज। चलिए समझते हैं कि ये अलिखित कानून काम कैसे करता है। ये एक बड़ा सवाल है ना? आज तो कानून का मतलब है मोटी मोटी किताबें, अदालतें और सरकारें। लेकिन समाज तो इन सब के बिना हजारों सालों से चल रहा था। तो फिर वो कौन सी चीज थी जो सब कुछ व्यवस्थित रखती थी? मजेदार बात यह है कि इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छुपा है। इस बात को एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक खाली मैदान है। कोई एक शख्स उसे पार करने के लिए एक रास्ता चुनता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे बिना किसी के कहे या कोई योजना बनाए वहां एक पगडंडी बन जाती है। अब उस रास्ते से अलग चलना ही अजीब लगता है। बस यही तो है रीति रिवाज की ताकत। ये बार बार किए जाने वाले कामों से अपने आप पैदा होता है और एक अलिखित नियम बन जाता है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। आखिर वो कौन सा पॉइंट है जब एक आम आदत एक ऐसा नियम बन जाती है जिसे तोड़ने पर समाज की तरफ से दबाव महसूस होता है? मतलब एक आदत कानून का रूप कब ले लेती है? तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक आदत नहीं है। यह एक ऐसी प्रथा है जो बहुत बहुत पुरानी हो, जिसे पूरे समुदाय ने मान लिया हो और जिसे इतनी बार दोहराया गया हो कि वो एक उम्मीद बन जाए, एक स्टैंडर्ड बन जाए। यह समाज की एक तरह की सामूहिक आवाज है जो कहती है, भाई हमारे यहां तो चीजें ऐसी ही होती। और जॉन ऑस्टिन का यह विचार देखिए कितना दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि रीति रिवाज कोई ऊपर से थोपा गया कानून नहीं है, बल्कि ये लोगों के बीच से उनकी मर्जी से पैदा होता है। ये किसी राजा का आदेश नहीं, बल्कि समुदाय की अपनी आदत है। और यही बात इसे कानून का इतना अनोखा और शक्तिशाली जरिया बनाती है। देखिए, कानून की दुनिया में ना शब्दों के सही मतलब बहुत मायने रखते हैं। रीति रिवाज यानी कस्टम को यूसेज या उपयोग के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यूसेज अक्सर व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट्स में एक अलिखित शर्त बन जाता है, और ये प्रिस्क्रिप्शन जैसा भी नहीं है जो किसी एक व्यक्ति को कोई खास अधिकार देता हो, जैसे किसी की जमीन से गुजरने का हक। रीति रिवाज इन सबसे कहीं बड़ा है। ये पूरे समुदाय पर लागू होने वाला एक अलिखित कानून। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर पुरानी आदत कानून बन जाएगी। किसी भी रीति रिवाज को कानूनी मान्यता मिलने के लिए उसे कई मुश्किल टेस्ट पास करने पड़ते हैं। चलिए इसे वैधता की कसौटी कहते हैं। तो ये हैं वो कसौटियां। किसी भी रिवाज को कानून बनने के लिए इन सभी बाधाओं को पार करना होता है। उसे बहुत पुराना होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए और बिना रुके लगातार चले आना चाहिए। साथ ही वो एकदम स्पष्ट हो, दूसरे कानूनों से मेल खाता हो और नैतिक भी हो। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो अदालतें उसे मान्यता नहीं देंगी। चलिए पहले टेस्ट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, प्राचीनता। और यहाँ ये बहुत दिलचस्प तरीके से दिखता है कि कानून कैसे स्थानीय हालात के हिसाब से खुद को ढालता है। इंग्लैंड में अनादिकाल का मतलब है साल 1189 से भी पहले। लेकिन भारतीय अदालतों ने कहा कि ये तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकली नहीं है। यहाँ बस ये साबित करना काफ़ी है कि रिवाज बहुत पुराना है, और कुछ मामलों में तो 40 साल की अवधि को भी काफ़ी माना गया है। अब बात करते हैं तर्कसंगतता या रीजनेबलनेस की। कानून किसी भी बेतुकी बात को सही नहीं ठहरा सकता। मिसाल के तौर पर अदालतों ने उस रिवाज को पूरी तरह से गैर वाजिब माना है जो किसी धार्मिक पद को बेचने की इजाजत देता हो। इसी तरह उस रिवाज को भी खारिज कर दिया गया जो किसी मालिक को उसकी अपनी ही संपत्ति के इस्तेमाल से पूरी तरह से वंचित कर दे। और पेड़ों की छाया से जुड़ा एक रिवाज, उसे भी कानून नहीं माना गया क्योंकि वो बहुत ही अस्पष्ट और अनिश्चित था। और फिर आती है नैतिकता की परीक्षा। कानून कभी भी ऐसे रिवाजों को मान्यता नहीं देगा जो पब्लिक पॉलिसी या डिसेंसी के खिलाफ हों। इसीलिए अदालतों ने शोषण के लिए लड़कियों को गोद लेने, करीबी पारिवारिक संबंधों में शादी करने या सिर्फ कुछ पैसे देकर शादी को आसानी से खत्म कर देने जैसे रिवाजों को रद्द कर दिया है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कानून सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, बल्कि ये मूल्यों पर भी आधारित है। तो अब तक हमने ये देख लिया है कि किसी रीति रिवाज को कानूनी तौर पर वैध होने के लिए किन किन कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी सैद्धांतिक बहस भी है। क्या रीति रिवाज अपने आप में ही कानून है, या वो कानून तब बनता है जब कोई जज उस पर मोहर लगाता है? ये कानून की दुनिया की क्लासिक मुर्गी या अंडे वाली बहस। यहाँ पर दो मुख्य विचारधाराएं हैं। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि कानून लोगों की भावनाओं से, उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से अपने आप विकसित होता है। रीति रिवाज उसी चेतना का सबूत है, इसलिए वो पहले से ही कानून है। लेकिन एनालिटिकल स्कूल कहता है, अरे इतनी जल्दी नहीं,
उनके लिए रीति रिवाज सिर्फ एक कच्चा माल है। वो असली कानून तभी बनता है जब स्टेट यानी कोई अदालत या संसद उस पर अपनी मोहर लगाती है। तो आज की दुनिया में जहां हमारे पास हर छोटी बड़ी चीज के लिए लिखे हुए कानून और नियम हैं, क्या इस पुराने आलिखित स्रोत के लिए कोई जगह बची है, या ये बस इतिहास की एक दिलचस्प कहानी बनकर रह गया है? और ये बात सच भी है। आज जब हम कानून के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में संसद द्वारा बनाए गए कानून या अदालतों के फैसले आते हैं। रीति रिवाज की भूमिका यकीनन पहले से कम हो गई है, अब वो मेन शो नहीं रहा। लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी बात है। रीति रिवाज वो नींव है जिस पर आज की पूरी कानूनी इमारत खड़ी है। हमारे बहुत से आधुनिक कानून असल में पुराने रिवाजों को ही कानूनी भाषा में लिखने का एक तरीका है। ये आज भी उन मामलों में काम आता है जहां लिखा हुआ कानून कुछ नहीं कहता, और ऐतिहासिक रूप से तो ये वो चट्टान है जिस पर हर कानूनी सिस्टम बना है। और तो और शादी और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामले आज भी कई समुदायों के लिए उनके रीति रिवाजों से ही गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है, जिस तरह बार बार एक ही रास्ते पर चलने से पगडंडी बनती है, क्या हमारे ऑनलाइन बर्ताव के पैटर्न भी नए ग्लोबल रीति रिवाज बना रहे हैं? सोचकर देखिए, प्राइवेसी को लेकर हमारी उम्मीदें या ऑनलाइन बातचीत के नियम, क्या ये सब कल के कानून बन सकते हैं? शायद इतिहास खुद को दोहरा रहा हो और भविष्य के कानून आज के हमारे डिजिटल रास्तों पर ही बन रहे हों।